प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। कैसे सही बच्चों आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11वीं क्लास की फिजिक्स में आपका खंड ख चल रहा है बच्चों आपका। और आज हम बच्चों खंड ख में जो आपका 35 नंबर का आता है, ठीक है, इसमें बच्चों आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं ऊष्मा गति की, ठीक है। और ऊष्मा गति की बच्चों आपको यानी कि थर्मोडायनेमिक्स आपकी जो आ जाती है एग्जाम में बच्चों 9 नंबर का आता है। ये यूनिट बच्चों आपके बोर्ड के होम एग्जाम में आपकी 9 नंबर की आती है। और इस यूनिट के अंदर आपका केवल एक ही चैप्टर जाता है बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मा गति की, ठीक है। तो अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों, तो आपके एग्जाम में 9 नंबर निश्चित ही आ जाएंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज आपका नया चैप्टर ऊष्मा गति की। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज हम अपना नया चैप्टर ऊष्मा गति की। बच्चों आज ये चैप्टर जो चल रहा है आपका, ये एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर नंबर 11 जाएगा। सेकंड पार्ट में अगर हम बात करते हैं बच्चों खंड ख में, तो यूनिट नंबर 2 में फर्स्ट चैप्टर आपका जाएगा, ठीक है, ऊष्मा गति का। और आज का जो बच्चों इस चैप्टर का लेक्चर है आपका, वो पहला लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो ऊष्मा गति में देखिए बच्चों हम क्या देखने वाले हैं। देखिए बच्चों, ऊष्मा गति में अगर हम बात करते हैं तो हम नॉर्मली किसी भी कारक को या किसी भी जो ऊष्मा गति की एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो स्थानांतरित होती है, तो उसमें प्रभावित करने वाले जो उसके कारक होते हैं, जैसे ताप, दाब, आयतन, इसके बारे में बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं कि उनके आयतन पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके तापमान में बच्चों क्या प्रभाव पड़ता है जब ऊष्मा के स्थान से दूसरे स्थान में जाती है, एक वस्तु से बच्चों दूसरी वस्तु में जाती है, ठीक है। तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है, ठीक है। तो ऊष्मा गति की यानी कि थर्मोडायनेमिक्स बच्चों आपका भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊष्मा एवं ताप की अवधारणा तथा ऊष्मा के अन्य प्रकारों की ऊर्जाएं का अंतरण रूपांतरण के बारे में बच्चों विवेचना की जाती है, यानी कि अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें नॉर्मली हम यहाँ पर बात करते हैं स्थूल पदार्थों की व्याख्या, कुछ स्थूल जो चर आपके होते हैं, जैसे आपके हो गया यहाँ पर दाब हो गया, आयतन हो गया, ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया आदि के बारे में बच्चों हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है, कि इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि उसकी आणविक संरचना किस तरह की होती है। और उस आणविक संरचना पर यदि ताप, दाब, आयतन का कोई प्रभाव ना पड़े, तो उस केस में इन पर विचार किया जाता है कि बच्चों दाब का बढ़ाया जाए तो उसके द्रव्यमान, उसके आयतन पे बच्चों क्या प्रभाव आपका पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली अगर देखा जाता है बच्चों यहाँ पे, तो ऊष्मा गतिकी से संबंधित कुछ पद हैं आपके यहाँ पे, यानी कि कुछ इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हमारी हैं। जैसे आपका बच्चों जाता है ऊष्मा गतिकी निकाय, है ना। ऊष्मा गतिकी निकाय बच्चों क्या होता है कि किसी सीमा पृष्ठ के से घिरे हुए अत्यधिक संख्या में कणों, जैसे आपका सिलेंडर में बच्चों गैस के कण होते हैं, है ना। गैस के जो सिलेंडर आपका होता है, जो चारों तरफ से आपका कवर होता है लोहे की एक चादर से, ठीक है। तो वो एक आपका जो होता है बच्चों एक सीमा पृष्ठ होता है, ना कि वो सीमा होगी उसकी, उससे बाहर नहीं जा सकता। सीमा पृष्ठ से घिरे अत्यधिक कणों संख्याओं में कणों या अणुओं की संख्या, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सिलेंडर में भरे गैस के अणुओं की गति, है ना, के समूह जिसका निश्चित दाब, आयतन एवं ताप हो, उसे ऊष्मा गतिकी निकाय कहते हैं, ठीक है। सीमा पृष्ठ क्या दो या बच्चों दीवार क्या दो, दो प्रकार के हो सकते हैं यहाँ पे, ऊष्मा पार्थ या चालक, जिससे ऊष्मा होकर बच्चों संचारित हो जाती है, तथा रुद्धोष्म, ठीक है, जिसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता। जैसे ऊष्मा का प्रवाह बच्चों आपका नहीं होता, आप जानते हैं कि नॉर्मली हम लकड़ी ऐसा मांग के चलते हैं पदार्थ जिसमें बच्चों ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, ऊष्मा का वो कुचालक होता है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा, जो घरों पर हम रोटी बनाने के लिए तवा लेकर आते हैं, उसके पीछे बच्चों एक लकड़ी का फ्रेम लगा हुआ होता है ना, लकड़ी का गुटका लगा हुआ होता है, जिससे हम हाथों से पकड़ के उसको अपना काम करते हैं। चूंकि हम ये मांगे चलते हैं कि वो लोहा, जो लकड़ी का गुटका होता है, वो कुचालक होता है ऊष्मा का, यानी कि ऊष्मा उसमें प्रवाहित नहीं होती। लेकिन यदि उसके स्थान पर यह लोहे का लगा हुआ हो, तो वो अवश्य रूप से बच्चों गर्म हो जाएगा, यानी कि उसमें ऊष्मा का प्रवाह हो जाएगा, ठीक है। अपने परिवेश से ऊर्जा तथा द्रव्य के विनिमय के आधार पर ऊष्मा गति के निकाय निम्न 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। नंबर 1 खुला निकाय। खुला निकाय कैसा होगा बच्चों? यदि ऊष्मा गति के निकाय तथा वातावरण के बीच में ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का विनिमय होता है, यानी कि दोनों बच्चों निकलती हैं, दोनों खर्च होती हैं, तो उस केस में तब यह निकाय खुला निकाय कहलाएगा, ठीक है, खुला निकाय कहलाएगा, ठीक। और बंद निकाय क्या होगा बच्चों? यदि ऊष्मा गति निकाय तथा वातावरण के बीच केवल ऊर्जा का विनिमय हो, केवल ऊर्जा का विनिमय हो, द्रव्य का विनिमय ना हो, तब यह निकाय आपका बंद निकाय कहलाएगा। और विलगित निकाय बच्चों, इसमें ना तो द्रव्यमान का कोई विनय हो और ना ही आपका बच्चों ऊष्मा का कोई विनय हो, ठीक है।
तो यह ऊष्मागतिक निकाय तथा परिवेश के बीच में ना तो ऊर्जा और ना ही द्रव्य का कोई विनिमय हो, तब यह निकाय आपका बच्चों विलगित निकाय कहलाता है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो खुले निकाय में बच्चों ऊष्मा और यानी कि ऊर्जा और द्रव्य दोनों का व्यय होगा। बंद निकाय में केवल ऊर्जा का व्यय होगा, द्रव्यमान का या द्रव्य का नहीं होगा। जबकि विलगित निकाय में ना तो ऊर्जा का और ना द्रव्य का किसी का विनिमय नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कोई आपके खर्च नहीं होगी। देखिए आगे बच्चों परिवेश या वातावरण, निकाय के बाहर की वह प्रत्येक निकाय के बाहर की वह प्रत्येक वस्तु जो निकाय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, परिवेश कहते हैं। प्रभावित करती है बच्चों, परिवेश कहते हैं। उदाहरण के लिए नीचे गिरता हुआ पत्थर, पत्थर का एक टुकड़ा निकाय है, जबकि वायु और पृथ्वी परिवेश है। चूंकि वायु और पृथ्वी बच्चों उस पर एक फोर्स जनरेट करते हैं, वायु उसको रोकने का काम करती है, जबकि पृथ्वी उस पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उसको नीचे की तरफ खींचने का प्रयास करती है। ठीक है, और ऊष्मागतिकी चर बच्चों, किसी ऊष्मागतिक निकाय के व्यवहार की व्याख्या दाब, आयतन, ताप, है ना, और आंतरिक ऊर्जा और मोलों की संख्या बच्चों, जिसको मुंह से दिखाया गया है, आदि की सहायता से किया जाता है। यही राशि निकाय के ऊष्मागतिक निर्देशांकों या ऊष्मागतिक चर या प्राचल कहलाती हैं। ठीक है, फोर्थ आपका अवस्था समीकरण, किसी ऊष्मागतिक निकाय के चरों में संबंध बताने वाले समीकरण को बच्चों निकाय का अवस्था समीकरण कहते हैं। जो हमारे समीकरण निकल के आएंगे, जैसे आपको बोल दे पीवी इजिकल टू आपका आरटी हो गया इस तरीके से, तो पी यहाँ पर दाब हो गया, वी यहाँ पर आयतन हो गया, टी यहाँ पे आपका परम ताप हो गया। तो इस तरीके से जो एक संबंध बताने के लिए समीकरण का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं बच्चों अवस्था समीकरण। ठीक है, वो किसी भी तरीके से निकल कर आएगा आपका। तो देखिए बच्चों आगे तापीय साम्य, तापीय साम्य यानी कि जो वस्तु आपके तो ताप में समान रहती है, यानी कि ताप उनका समान रहता है। ठीक है, तापीय साम्य देखिए बच्चों, यदि दो निकायों के ताप समान हो, यदि दो निकायों के ताप बच्चों समान हो तो उसमें साम्य में कहे जाते हैं, और उसमें साम्य में कहे जाते हैं। और तापीय साम्य में निकाय के मध्य बच्चों ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, कोई भी मतलब प्रवाह नहीं होता। ठीक है, ऊष्मागतिकी साम्य अवस्था देखिए, यदि किसी निकाय के ऊष्मागतिक व्यवहार को अभिलाक्षणिक करने वाले स्थूल चर समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं तो उस निकाय को ऊष्मागतिक साम्य में कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, पर्यावरण से पूर्णतः ऊष्मारोधी बंद दृढ़ पात्र में भरी कोई गैस ऊष्मागतिक रूप से तब साम्यावस्था में होगी जब उसके संगठन यानी कि दाब, आयतन, ताप तथा द्रव्यमान के परिमाण समय के साथ बच्चों परिवर्तित ना हो। यानी कि यदि किसी भी बंद पात्र में जो आपकी कोई भी पदार्थ रखा होगा उस पर दाब, ताप, आयतन, है ना, और उसके द्रव्यमान का समय के साथ में बच्चों कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई प्रभाव बच्चों नहीं पड़ता है, तो आपका कहलाता है ऊष्मागतिक साम्यावस्था। ठीक है, यानी कि समय के साथ कोई भी बच्चों परिवर्तन नहीं आएगा। किसी निकाय के ऊष्मागतिक साम्य की अवस्था में समकालीन रूप से साम्य की स्थापित होते हैं। नंबर 1 बच्चों आपका जाएगा यहाँ पे यांत्रिक साम्यावस्था, निकाय के भीतर अथवा निकाय और वातावरण के बीच कोई भी असंतुलित बल कार्य नहीं करता। ठीक है, और नंबर 2 तापीय साम्य में निकाय के प्रत्येक भाग एवं वातावरण के ताप समान होते हैं। निकाय के प्रत्येक भाग, ध्यान से देखें बच्चों, निकाय के प्रत्येक भाग एवं वातावरण के ताप समान होते हैं। ठीक है, तापीय साम्य मतलब प्रत्येक भाग और वातावरण का जो बच्चों तापमान होगा वो आपका समान होगा। जब वो तापमान समान हो जाएगा तो इस वजह से ना तो ताप आपका परिवेश में अंदर जाएगा, ना ही वो बच्चों बाहर निकल पाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। देखिए ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे अगर मान लो अगर आपके पास में कोई भी दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, उनको ऑब्जेक्ट को अलग अलग करने के लिए हम तीसरे दीवार का या सुचालक किसी पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में अगर ए का जो ताप रहा होगा, अगर मान लो हम कह दें कि टी ए कोई ताप रहा होगा, ये टी बी ताप रहा होगा और ये टी सी कोई ताप रहा होगा, तो शून्य कोटि का जो नियम आपका है ऊष्मागतिकी का वो ये कहता है कि यदि ए और बी तापीय साम्य में है तो उनको अलग करने वाला जो होगा बच्चों ये वाला भी इसके साथ तापीय साम्य में रहेगा। ठीक है, इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय
किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक यानी कि अलग अलग ऊष्मीय साम्य में हैं तो वे परस्पर वे भी बच्चों तापीय साम्य में होंगे। ठीक है मतलब अगर हम कहें कि ये इसके साथ तापीय साम्य में है और ये भी इसके साथ तापीय साम्य में है तो उसका मतलब बच्चों ये वाला और ये वाला भी तापीय साम्य में रहेगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे कहें कि ये आपके पास में TC है और यहाँ पे बच्चों आपका TA है और यहाँ पे आपका बच्चों TB है, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जो TA है वो तापीय साम्य में बच्चों होगा TC के, और मैं कहूँ कि TB भी आपका तापीय साम्य में रहेगा TC के, तो इसका मतलब होगा बच्चों T यानी कि TA भी तापीय साम्य में होगा TB के, यानी कि ये वाला बच्चों इसके इक्वल ही होगा। ठीक है, अर्थात ए और बी दो निकाय जो तीसरे निकाय C के साथ तापीय साम्य में है तब ऊष्मागति के शून्य कोटि के नियमानुसार निकाय ए और बी भी बच्चों तापीय साम्य में होंगे, यानी कि तापीय साम्य मतलब जिनका ताप समान रहेगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अब आगे कहता है आपसे यहाँ पर ये ऊष्मा कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा। ऊष्मा कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा क्या है बच्चों? वस्तुओं के बीच तापांतर के कारण स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा बच्चों ऊष्मा कहलाती है। और कार्य क्या होता है? कार्य ऊर्जा, यानी कि जो कार्य बच्चों यहाँ पर है वो ऊर्जा का एक स्वरूप है। ठीक है, तो जब ऊर्जा का स्थानांतरण पिंडों के ताप पर निर्भर नहीं करता तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा कार्य कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी बर्तन में ठंडे पानी को मथनी से मथता है और तो ऊर्जा व्यक्ति से जल में और स्थानांतरित होती है और जल थोड़ा गर्म हो जाता है। ठीक है, इसका प्रारंभिक ताप कुछ भी रहा हो, इस दशा में जल को स्थानांतरित ऊर्जा व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के बराबर बच्चों होती है। ठीक है, आप एक फॉर्मूला जानते होंगे बच्चों, यहाँ पे जो किया गया कार्य होता है, यहाँ पे जो किया गया कार्य होता है बच्चों उसको हम यहाँ पे ऊष्मा, यानी कि इसको J अगर हम बात करें और यहाँ पे Q जो आपका जाता है, तो ये Q की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? आपकी ऊष्मा के तौर पे आ जाता है। यहाँ पे जो J का मान होता है आपका, J बराबर होता है बच्चों 4.2 जूल पर कैलोरी, और ऊष्मा का मात्रक बच्चों कैलोरी होता है। तो जैसे यहाँ पे वैल्यू रखते हैं आप इसको, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपका मान जो निकल कर आएगा, अगर यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं बच्चों यहाँ पे, तो देखिए W बराबर जब यहाँ रखते हैं 4.2 है ना, 4.2 जूल पर कैलोरी, और यहाँ पे बच्चों वैल्यू रखी जाएगी कैलोरी में, तो ये कैंसिल हो जाता है, आपका बन जाता है बच्चों 4.2 जूल, है ना। हम वैसे भी जानते हैं कि एक कैलोरी बराबर आपका होता है बच्चों, एक कैलोरी बराबर आपको होता है 4.2 जूल वर्ग के। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बच्चों कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पर आपको ये वाला टॉपिक है, इससे जो कि क्वेश्चंस आपके कई सारे होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये वाला, तो ध्यान देंगे इस पे। जैसे बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि किसी ऊष्मागतिक निकाय द्वारा कृत कार्य, तो कितना कार्य बच्चों यहाँ पर किया जाएगा। मान के चल लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में कोई गैस सिलेंडर है, इस गैस सिलेंडर बच्चों हमारे पास कोई गैस रखी हुई है, और इस गैस सिलेंडर का जो यहाँ पे बच्चों एरिया जा रहा है ये वाला, ये जो बच्चों मान लेके चल देते हैं कि हमारे पास में जो एरिया जा रहा होगा ये एरिया इसका बच्चों ए होगा। ठीक है, अब चूंकि एरिया प्लस यहाँ पे लेंथ इसकी काम करेगी, लेंथ अगर देखें बच्चों यहाँ पे एक्स काम कर रहा होगा, अगर इसको देख के चले यहाँ पे बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्स काम कर रहा होगा, तो यहाँ से एरिया इंटू एक्स है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं बच्चों की आयतन में गैस फैली हुई है। ठीक है, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो बाट रखे हुए हैं, यानी कि ये ऊपर नीचे मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, और जब भी बच्चों ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा तो उसका मतलब प्रेशर पड़ेगा परपेंडिकुलरली, जो फोर्स अप्लाई होगा, तो यहाँ पे दाब की वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे बच्चों आपका आयतन कम हो जाता है। जैसे इनको हटा लेंगे तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो दाब कम हो जाएगा बच्चों, आपका आयतन बढ़ जाएगा। माना किसी सिलेंडर में चलनशील यानी कि जो आप पिस्टन यहाँ पे बच्चों देख पा रहे हैं, ये वाला पिस्टन जो आपका चलनशील पिस्टन लगा, जिसमें कोई गैस भरी है, सिलेंडर की तली ऊष्मा की सुचालक है, ठीक है, यानी कि इसमें ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है, जा सकती है, जिससे होकर ऊष्मा सिलेंडर से बाहर जा सकती है अथवा सिलेंडर के भीतर आ सकती है। ठीक है,
माना प्रारंभ में पिस्टन पे कुछ बाट रखे हैं, जैसा आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे बाट रखे हैं बच्चों ये वाले, और पिस्टन विराम अवस्था में यानी कि स्थिर अवस्था में है। तो इस स्थिति में सिलेंडर के भीतर गैस का दाब तथा बाह्य दाब, गैस का दाब यानी कि जो ऊपर की तरफ लग रहा है, चूंकि गैस बच्चों निकलने का प्रयास करेगी ना, और बाहर का दाब बच्चों संतुलन की अवस्था में, जैसा यहाँ पर दिखा रखा चित्र में होंगे, ना तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ना ये नीचे की तरफ जाएगा, संतुलन की अवस्था में होंगे। ठीक है। यदि पिस्टन पर कुछ बाट हटा लिए जाएं, हटा लेने का बच्चों मतलब होगा कि अगर मान लेते हैं कि मैं इसको बाट को यहां से, ये वाला बाट बच्चों आपका हटा लेता हूं कुछ बाट, तो जैसे कुछ बाट आपका हटाऊंगा बच्चों यहाँ पे मैं, तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों कि ये वाला पिस्टन जो है मेरा उठ के वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है। तो ये स्थिति आपकी बन जाएगी। यहाँ से अगर एक मैं पिस्टन हटा लेता हूँ तो गैस का प्रसार होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगी गैस। ठीक है। तो गैस का प्रसार होने लगता है तथा गैस पिस्टन को बाहर की ओर धकेलती है। गैस जो है पिस्टन को बाहर बाहर यानी कि ऊपर की तरफ धकेलती है। जब ऊपर की तरफ धकेलेगी तो बच्चों डेल्टा एक्स वाली स्थिति आपकी बन जाएगी। ठीक है। इस दौरान गैस पिस्टन पर कार्य करती है और विपरीत पिस्टन पर कुछ बाट और रख देने में पिस्टन बच्चों, अगर मान लो इसे बाट और रख देते हैं, अगर मान के चलें कि हमने यहाँ पर बच्चों इस पे बाट यहाँ पे और रख दिए इस तरीके से, हमने बाट यहाँ पे और रख दिए, ठीक है। तो उस केस में बच्चों आपका यहाँ पर ये नीचे की तरफ चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है। तो जब नीचे की तरफ आ जाएगा तो उस केस में गैस आपकी सुगड़ जाएगी। ठीक है। दाब बढ़ेगा और बच्चों आपका कम हो जाएगा। तो जिसके कारण बच्चों गैस आपकी संपीड़ित हो जाती है। इस स्थिति में पिस्टन गैस द्वारा कार्य किया जाता है। इस प्रक्रिया में गैस का ताप, इस प्रक्रिया में बच्चों गैस का ताप नहीं बदलता है, क्योंकि सिलेंडर के पेदी के माध्यम से ऊष्मा का आदान प्रदान बच्चों होता है। ठीक है। माना सिलेंडर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बच्चों कैपिटल ए है और गैस का प्रारंभिक दाब बच्चों पी है, तो गैस द्वारा पिस्टन पर लगने वाला जो बल होगा, बल कितना होगा बच्चों, P बराबर F बराबर P इंटू ए हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं ना P बराबर क्या होता है बच्चों, यहाँ से F अपॉन में A होता है, तो यहाँ से अगर हम बल निकालें तो P इंटू ए हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे बच्चों ये बात समझ में आ रही है तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पिस्टन पर जो आपका बल लगेगा वो F बराबर P इंटू ए हो जाएगा। माना पिस्टन से पर कुछ बाट हटा लेने पर, हटा लेने का मतलब बच्चों यहाँ से हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है। जब इसको बच्चों हटाएंगे यानी कि ये सारे बाट बच्चों यहाँ से हटा देंगे हम, ये वाले सारे बाट बच्चों हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है। और जब ये सारे बाट बच्चों आपके हटा देंगे तो उस केस में यहाँ पे बच्चों क्या होगा, ये जो स्थिति आपकी बनती है, अगर हम सारे बाट बच्चों यहाँ पे हटा देते हैं, मान के चल लेते हैं कि अगर आपने बाट हटा दिए हैं तो ये स्थिति बच्चों डेल्टा एक्स यहाँ से, डेल्टा एक्स बच्चों यहाँ से दूरी को कवर करके ऊपर की तरफ ये आ जाएगा। ठीक है। तो बाहर क्यों बच्चों डेल्टा एक्स दूरी को तय करता है, तब किया गया कार्य बच्चों बराबर क्या होगा, बल गुना विस्थापन। बल कितना लग रहा है, F लग रहा है। ठीक है। विस्थापन कितना हो गया, डेल्टा एक्स हो गया, और बल की वैल्यू यहाँ से रखेंगे P A डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है। अब गैस के आयतन में बच्चों चूंकि वृद्धि होगी तो वृद्धि कितनी जाएगी, A इंटू डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा V आ जाएगा। ठीक है। तो P तो ऐसे कैसे आ गया, और इसकी जगह बच्चों हम यहाँ पर रख दिए डेल्टा V। ठीक है। तो अब प्रारंभ में देख लेंगे बच्चों की, अगर हम यदि दाब P पर गैस का आयतन बच्चों V1 से बढ़ाकर V2 हो जाता है तो गैस द्वारा बच्चों किया गया जो कार्य होगा वो कितना कार्य होगा, तो यहाँ पर W बन जाएगा। यहाँ पे बच्चों इसका इंटीग्रेशन करेंगे V1 से लेके V2 तक, और P तो बच्चों आपका ऐसे आ जाएगा बाहर, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आएगा बच्चों यहाँ पे P V आएगा, और लिमिट V1 से V2 तक, जब लिमिट रखेंगे तो V2 माइनस V1 हो जाएगा। ठीक है। यह कार्य, यह गैस अथवा ऊष्मागतिकीय निकाय के द्वारा किया गया बच्चों व्यापक सूत्र है, किए गए कार्य का व्यापक सूत्र है। ठीक है।
अगर V1 से लेके V2 तक P इंटू डेल्टा V जाता है तो इस स्थिति में बच्चों गैस दाब आयतन वक्र तथा आयतन अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। अर्थात गैस द्वारा जो किया गया बच्चों कार्य होगा वो गैस के पीवी ग्राफ तथा आयतन अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल के बच्चों बराबर होगा। कैसे? जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा बच्चों, आपके पास ये एक्सिस है, यहाँ पर आपका एक्स आ गया और एक्स एक्सिस पे मान लो कि आपका आयतन बढ़ रहा है आगे की तरफ, तो यहाँ पे आपका दाब बढ़ रहा है, मान लेते हैं ये वाला आपका बच्चों एक्सिस वाई है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको बताया गया जो आपका आयतन अक्ष होगा उस पर जो आपका दाब है, ठीक है, मान के चल लेते कि V1 आयतन पर आपका जो दाब है बच्चों वो P है। ठीक है, तो आपने दाब को रख दिया कांस्टेंट, दाब को क्या रख दिया आपने बच्चों? कांस्टेंट मान के चले यहाँ से। ठीक है, कांस्टेंट मानते हुए यानी कि नियत मान लिया है और आप आयतन का प्रसार करते हैं तो आयतन यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर बच्चों आपका आयतन मतलब इस आयतन पे बच्चों आपका V2 पर दाब आपका बच्चों वही रहेगा P। तो यहाँ लिखा है ना जब गैस का दाब नियत हो, यानी कि यहाँ पे दाब आपका नियत हो गया, केवल आयतन बढ़ रहा है, तो उस केस में जो बच्चों ये वाला एरिया है ना आपका, ये जो आपका एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये इस किए गए कार्य के बच्चों बराबर होगा। तो अर्थात जो किया गया बच्चों कार्य होगा आपका वो W बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे P इंटू V2 माइनस V1 यानी V2 में से V1 की वैल्यू को बच्चों हटा देंगे और P आपका ये वाला एरिया आ जाएगा कि कितना इसका दाब है। तो ये किए गए कार्य के बच्चों बराबर होगा। चूंकि चित्र में 4a में अनुसार P V2 माइनस V1 रेखा AB के नीचे AB यानी कि यहाँ से लेके यहाँ A से लेके B तक के जो बीच का बच्चों नीचे का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है रेखा AB के नीचे V1 V2 के बीच का घेरा क्षेत्रफल आता है। क्षेत्रफल को नापकर हम सीधे गैस द्वारा किया गया कार्य बच्चों ज्ञात कर लेते हैं। और जब बच्चों आपका दाब परिवर्तनशील हो, तो जब आपका दाब बदलेगा ना बच्चों, तो ध्यान यहाँ देखेंगे, दाब देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से जब आपका ग्राफ जा रहा है ये वाला बच्चों, तो इस केस में यहाँ पर दाब आपका अलग होगा और यहाँ पे दाब आपका अलग होगा। तो इस पॉइंट पर दाब की वैल्यू अलग होगी, इस पॉइंट पर दाब की बच्चों वैल्यू अलग होगी। ठीक है, आयतन की वैल्यू आपकी कुछ और निकल कर आएगी। जब दाब लगातार बच्चों घट रहा हो तो इस दशा में V1 V2 P डेल्टा V का मान ज्ञात करने के लिए वक्र का कोई बिंदु बच्चों M, जहां पर गैस का दाब P वैतन V, वे बिंदु M पर निकट जाने पर N बिंदु पर जहां पर दाब P वैतन V प्लस डेल्टा V। अब देखिए जहां पर आपका जो दाब है बच्चों ये वैल्यू आपकी कम होगी, चूंकि दाब परिवर्तनशील है ना, तब पट्टी MN देखिए MNRS का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों P इंटू डेल्टा V, P ये वाला और इंटू डेल्टा V कि आपका आयतन में बच्चों कितना परिवर्तन आया। तो जो आयतन प्रसार होगा dV पर किया गया कार्य होगा। इस प्रकार कुल कार्य जो होगा आपका बच्चों वो आपका हो जाएगा W बराबर V1 से लेके V2 तक P dV तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम निकाल लेंगे। नॉर्मली आपको ये देखना है कि जो आपका किया गया कार्य होगा पीवी ग्राफ में, तो आपको उस आकृति से नीचे का जो क्षेत्रफल है आपको वो निकालना होगा जिस रास्ते से वो कहता है। तो वो जो आप घेरा हुआ एरिया निकाल लेंगे बच्चों, तो वो किए गए कार्य के बच्चों बराबर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं, जो किया गया कार्य होता है बच्चों पथ पर निर्भर करता है कि उसने कौन से मार्ग का अनुसरण किया है, वो किस पथ से होके गया है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपके पास में कोई व्यक्ति यहाँ पर है पॉइंट ए पर, उसको पॉइंट ए से सी पर जाना है, तो उसके पास बच्चों 3 रास्ते हैं। पहला वो जा सकता है ए से डी, डी से सी, या वो जा सकता है सीधा ए से सी, या वो जा सकता है बच्चों ए से बी, बी से सी। तो उसके पास जाने के बच्चों 3 रास्ते हैं। ठीक है, तो किसी प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था के साथ साथ निकाय द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए अपनाए गए मार्ग पर भी बच्चों निर्भर करता है। ठीक है, इस अवस्था में चित्र को 5 द्वारा समझा जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है किसी तक 3 अवस्थाएं ए बी सी, ए बी सी का मतलब ए बी सी, ए सी यानी कि सीधा पहुंच जाए, ए डी सी यानी कि पहले इससे डी पे जाए फिर डी से सी पे जाए, द्वारा लेके जाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों जो आपको लेके जाने में किया गया कार्य होगा, तो जब आप इसमें बात कर लेते हैं बच्चों पहले वाले केस में, तो पहले वाले केस में अगर आप देखें बच्चों यहाँ पे पहले वाले केस में आपको जो जाता है ए बी सी, तो यानी कि आपको यहाँ का आकृति निकालने है कि ये इस आकृति से लेके ये जो आपको आकृति नजर आ रही है, आपको इस आकृति का निकालना होगा क्षेत्रफल, है ना, ए बी सी के। ठीक है, आप इस आकृति का निकालेंगे क्षेत्रफल तो आपको कार्य मिल जाएगा। ठीक है, और आप देखेंगे अभी यहाँ पे कि आपको ये कार्य बच्चों सबसे ज्यादा नजर आएगा।
ठीक है। दूसरा, फिर ए से सी पे जाएं। जब बच्चों आप ए से सी पे जाएंगे तो उस केस में आपको यहाँ पर ये वाला चाहिए, ऊपर का हिस्सा छोड़ देंगे। ये जो आप देख रहे होंगे बच्चों येलो वाला, है ना, ये जो आप येलो वाला देखेंगे, आपको बच्चों फिर ये वाला कार्य आपको निकालना होगा। ठीक है, येलो वाला आप जो नजर आ रहा होगा, ठीक है। और अगर हम देखें ए बी सी हो गया फिर बच्चों आपका ए बी सी वाला, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आप यहाँ पे देख लेंगे बच्चों, जो आपका क्या क्या कार्य होगा, ए बी सी, ए से बी तक, यानी कि वक्र आपका ए बी सी तथा आयतन के बीच में घिरी आकृति के बीच में क्षेत्रफल, तो आपका जो बच्चा बनता है बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, ठीक है, का क्षेत्रफल। ठीक है। और जब आप ए सी में जाएंगे, ए से सी में, तो ए से सी में आपका बनता है बच्चों समलम चतुर्भुज। समलम यानी कि ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। और जब आप बच्चों ए डी सी में जाएंगे, और जब बच्चों आप ए डी सी में जाएंगे तो ए डी सी में जाने के लिए आप ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे ए डी सी में जाने के लिए देखिए, जब ए डी सी में जाएंगे तो उस केस में बस आपको ये वाला निकालना है, जो ग्रीन वाला होगा। ठीक है, ग्रीन वाला बच्चा आपको निकालना है, तो ये आपका आकृति आपकी बन जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ से देखें तो बच्चा आपका बन जाएगा आयत आपका ए डी ई एफ, बस इतना वाला जो आपका हरा वाला जा रहा है। ठीक है, जो आपका पिंक वाला है बच्चों, वो ऊपर तक का कार्य होगा, ए से बी तक जाने में, ए बी सी से जाने में, और जो आपका येलो वाला होगा वो ए से सी तक वाले में होगा बच्चों, और जो आपका ग्रीन वाला होगा वो ए डी सी होगा। तो नॉर्मली अगर आप इस तीनों आकृति में देख पाए तो आपको पिंक वाला आपको ज्यादा नजर आ रहा होगा चलता हुआ, इसलिए आपका पिंक का कार्य आपका बच्चों सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ दिखा भी रखा है बच्चों, पिंक वाले के लिए सबसे ज्यादा वर्क होगा, और उससे येलो वाले के लिए कम होगा, और आपका ग्रीन वाले के बच्चों सबसे कम वर्क होगा। ठीक है, तो निकाय की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियां निश्चित होने पर भी निकाय द्वारा अपनाए गए मार्ग के बदल जाने से मात्र से ही निकाय द्वारा किया गया कार्य बच्चों बदल जाता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने में निकाय द्वारा जो किया गया बच्चों कार्य होगा वो अपनाए गए पथ पर बच्चों निर्भर करता है। ठीक है, चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम बहुत सिंपल सा है बच्चों की, चक्रीय प्रक्रम जहां से वो स्टार्ट करता है वो लौट कर वो उसी मार्ग पर आ जाता है। तो चक्रीय प्रक्रम में घिरे गए क्षेत्रफल के बच्चों बराबर होगा किया गया कार्य। ठीक है, देखिए बच्चों, एक ऐसी प्रक्रिया या प्रक्रम जिसमें निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है और प्रारंभिक अवस्था में पुनः वापस आ जाता है, उसे प्रक्रम को बच्चों चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये इसे स्टार्ट करता है, सी पर जाता है, फिर लौट कर आपका डी पर मतलब ए पर आ जाता है। तो जो चक्रीय प्रक्रम ये वाला है बच्चों, ये वाला, ये चक्रीय प्रक्रम आपको जो देख पा रहे होंगे, इस चक्रीय प्रक्रम जो यहाँ से ए से स्टार्ट करता है, जो बच्चों ए से स्टार्ट करता है मतलब ए से सी पे जाता है, फिर यहाँ से आपको घूमकर ए पे फिर से आ जाता है। ठीक है, तो ए से बी, ए ऊपर से सवाल देखेंगे, पथ द्वारा गैस से ए से बी तक प्रसारित होने पर गैस द्वारा किया गया कार्य बच्चों वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो जा रहा है और ये वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका नेगेटिव होगा। तो नेट कार्य आप देखेंगे चक्रीय प्रक्रम में गैस द्वारा जो किया गया कार्य होगा बच्चों, वो क्षेत्रफल आपका, यानी कि ऊपर वाले में से नीचे वाले बच्चों माइनस कर देंगे, है ना, तो आपका क्षेत्रफल निकल कर आएगा बच्चों ए सी बी डी ए सी बी डी ए, चक्रीय प्रक्रम से घिरा बच्चों क्षेत्रफल आपका किए गए नेट कार्य के बच्चों बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो आप क्वेश्चन देख लेते बच्चों। जैसे पहला सवाल आपसे क्या था ये कि 100 कैलोरी आपको क्यू दे रखा है बच्चों, यहाँ पे क्यू बराबर आपको दे रखा है 100 कैलोरी से कितना अधिकतम कार्य किया जाएगा, डब्ल्यू आपको निकालना है, और आपको दे रखा है बच्चों जे बराबर आपको दे रखा है 4.2 जूल पर कैलोरी। तो जब बच्चों डब्ल्यू निकालना होगा तो आपका आएगा जे क्यू आएगा। ठीक है, जे की वैल्यू यानी कि 4.2 जूल पर कैलोरी इंटू में देखेंगे तो 100 कैलोरी। तो देखेंगे अब ध्यान से, तो बच्चों आपका कैलोरी से कैलोरी कैंसिल हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो आपका आएगा 4.2 इंटू में 100 चला जाएगा और ये जूल बन जाएगा, तो कितना आएगा बच्चों 420 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों ये आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखेंगे बच्चों, ये कहता है कि 800 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार, 800 किलोग्राम यानी कि आपको दे दिया बच्चों एम दे दिया बच्चों, यहाँ पे कितना 800 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद वी पर आपको दे दिया बच्चों 21 मीटर प्रति
सेकंड के वेग से दौड़ रही है, यदि इसे ब्रेक लगाकर रोक दिया जाए तो कितने कैलोरी ऊष्मा बच्चों उत्पन्न होगी। तो यानी कि जो किया गया कार्य होगा वही आपकी ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों जेबर आपको दे रखा है 4.2 जूल पर कैलोरी दे रखा है। ठीक है, तो जब ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने से पहले तो बच्चों गाड़ी चल रही होगी ना, है ना। तो आपको पूछा कि कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो आपसे पूछ रखा है एक तरीके से क्यू पूछ लिया। ठीक है, क्यू पूछ लिया ना। अब जब आपसे कि बच्चों क्यू पूछ लिया एक तरीके से कितने कैलोरी आपकी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो आपको बच्चों क्या करना है, ब्रेक लगाने लगाने से पहले चालक की गतिज ऊर्जा, क्योंकि गाड़ी चल रही है, वो किसके बराबर होगी बच्चों, किए गए कार्य के यानी कि उत्पन्न ऊष्मा के। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ से वैल्यू किसके बराबर निकल कर आएगी आपकी, 1/2 mv²। ठीक है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। लेकिन जब बच्चों आपको ऊष्मा निकालनी हो, जब आपको क्यू निकालना हो, तो उसको के की जगह हम डब्ल्यू लिख लेंगे, और डब्ल्यू अपॉन में आपका जे आएगा बच्चों जे। ठीक है, डब्ल्यू की जगह बच्चों आपका जाएगा 1/2 mv², और जे की जगह 4.2। ठीक है, चूंकि आपका जूल बटे कैलोरी जाएगा, तो ये जो वैल्यू आपकी बनेगी बच्चों सारी की सारी कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जब वैल्यू यहाँ बच्चों पुट करेंगे इसमें, तो क्यू पर आपका जाएगा 1/2, एम की वैल्यू 800 गुना 21 गुना 21 बटे में 4.2। तो यहाँ से हटा के बच्चों ऊपर एक जीरो चला जाएगा। ठीक है, 21 देखिए दूनी 42 हो जाएगा। ठीक है, अब 21 दूनी जब 42 हो गया बच्चों, यहाँ पे इसको यहाँ से काटेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4 दूनी 8, है ना, यानी कि 200 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों कितना आ गया आपके पास में, Q बराबर 200 गुना 21 गुना 10, है ना। तो 21 गुना 10 आ गया। तो देखिए 21 दूनी 42, तो 4200 आ गया। ठीक है, गुना 10, तो आपके पास बच्चों कितना चला गया, 4.2 इंटू 10⁻³ कैलोरी चला गया। ठीक है, ये इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे कहता है कि 10⁵ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर के नियत दाब, दाब आपका बच्चों फिक्स हो गया, पी बराबर आपकी वैल्यू होगी 10⁵ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर के 1 लीटर गैस का आयतन प्रसारित होकर 2 गुना, यानी कि V1 की बच्चों वैल्यू है 1 लीटर, V2 की वैल्यू बच्चों आपकी है 2 लीटर। जब डेल्टा V निकालते हैं तो आपका आएगा V2 माइनस के V1 बराबर आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 - 1 यानी कि 1 लीटर आ जाएगा। ठीक है, आप लीटर को बदलेंगे मीटर क्यूब में, तो आपका आ जाएगा 1 गुना उसके बच्चों पावर -3 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो आपसे पूछा कि ये कार्य, कार्य बराबर बच्चों क्या होगा, P इंटू डेल्टा V हो जाएगा। P की वैल्यू 10 की पावर बच्चों 5 जाएगा, इसकी वैल्यू 1 गुना उसके बाद बच्चों -3 जाएगा, तो आपका जाएगा 100 जूल कार्य किया जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। अगले बच्चों क्या कहता है आपसे, इसमें कहता है कि चित्र में आपको गैस व दाब के विभिन्न अवस्थाओं से प्रदर्शित किया रखा है। नंबर 1 A B C। तो इसका मतलब बच्चों आपको निकालना है यहाँ पे कि कौन सा वाला होगा, तो आपको ये वाला एरिया निकालना होगा। ठीक है, ये जो आपका ग्रीन वाला बच्चों जा रहा है यहाँ पे, इसको आपको निकालना होगा। तो जब इसको निकालेंगे बच्चों तो आपको कितना जाएगा, तो इस प्रक्रम में हम क्या बोल देंगे, जो किया गया कार्य होगा बच्चों, जो किया गया कार्य होगा वो बराबर आपका होगा बच्चों, हम यहाँ पे कह सकते हैं ABC, यानी कि आपको जो आयत बनता है यहाँ पे, आयत AB, अगर यहाँ पॉइंट ले लें ABCDEF, है ना, ABCABEFA का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो देखेंगे लंबाई कितनी जाएगी बच्चों, 8 जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 8 है तो 8 हो गया। अब इसके बाद चौड़ाई देखें, 20 में से यहाँ पे 10 चला जाएगा, तो 20 - 10 आपका आ जाएगा बच्चों 8 गुना 10, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 80
जूल। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। आप दूसरा वाले का देखेंगे, ए डी सी। अब ए डी सी में अगर बच्चों यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो ए डी सी में बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे ए डी सी, तो यहाँ से यहाँ तक तो कुछ कार्य होगा नहीं, केवल ये वाला कार्य होगा। तो इसमें बच्चों आप देखें कितना आपका आएगा, जो ए डी सी में जो आपका जाएगा बच्चों, डब्लू बराबर आपका जाएगा यहाँ पे आयत कह दो या चतुर्भुज कह दो, आयत नाम दे देंगे यहाँ पे बच्चों डी सी ई एफ डी का क्षेत्रफल। तो उसमें चौड़ाई भी 10 है और आपके यहाँ पे लंबाई आपकी जाएगी 10। चूंकि 20 में से बच्चों 10 जाएगा तो कितना आएगा, 40 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रक्रम एडीसी में गैस द्वारा जो किया गया कार्य होगा बच्चों, वो कितना होगा। यहाँ ग्राफ से क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है, ग्राफ से बच्चों ये निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जब वो ए से बी में जाएगा तो यहाँ पर आपका कार्य होगा, लेकिन जब वो बी से सी में जाएगा तो कार्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चूंकि आपका बच्चों आयतन फिक्स है ना, आयतन ही बदला, दाब बदला है, और जब आयतन नहीं बदलेगा तो कोई कार्य बच्चा आपका नहीं किया जाएगा। चूंकि अगर आयतन की वैल्यू 0 हो जाती है, चूंकि फॉर्मूला बच्चों हम लगाते हैं यहाँ पे कार्य निकालने के लिए P इंटू डेल्टा वी लगाते हैं ना, जब डेल्टा वी की वैल्यू 0 होगी तो दाब कुछ भी हो, तो इसलिए यहाँ पे कोई कार्य आपका नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ में। आज के लिए धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग।